और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। पूछता है उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, किसानों की समस्याएं, पलायन समेत कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में विकास शून्य हो गया है। सरकार की बेरुखी के चलते विकास के मामलों में लगातार कमी आ रही है। तो त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ यह सांकेतिक धरना दिया गया। प्रदेश भर में पूछता है उत्तराखंड नाम से एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वरिष्ठ कांग्रेसजनों को साथ लेकर के धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और पूछने का काम कर रहे हैं सरकार से कि जो स्वरोजगार के बड़े बड़े दावे थे उनका क्या हुआ, जो रोजगार की बात सरकार करती थी डबल इंजन की, उनका क्या हुआ, और साथ ही साथ जो किसान को फ़ायदा पहुँचाने की बातें की जाती थी उसमें आज वर्तमान में क्या परिस्थिति है। किसान को उनकी जो उपज है उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वो अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम नौजवान और किसान के मुद्दों को लेकर के युवा कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलनरत है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करे। कांग्रेस का पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक मुहिम चल रही है जो पूछता है उत्तराखंड कि क्यों युवाओं का शोषण किया जा रहा है और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार जो कि 5-6 वर्ष हो गए पूरे, आज तक इन्होंने युवाओं को रोजगार देने के अलावा और कई ऐसे मजदूरों के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस संबंध में आज युवा कांग्रेस लालपा द्वारा इस प्रदेश की भ्रष्ट सरकार, गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस दो घंटे के सांकेतिक धरने में बैठी है। हम ये मांग को लेकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार दिया जाए और किसानों का उत्पीड़न बंद किया जाए। सितारगंज में पीडब्ल्यूडी और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मीना बाजार में अतिक्रमण हटाए जाने से नाराज व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। वहीं कांग्रेस नेता शाकिर अली उर्फ बब्बू ने कहा कि रोडवेज बस अड्डे की आड़ में प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहा है। अभी रोडवेज बस अड्डा जो है वो बनकर तैयार नहीं हुआ, ना ही विभाग के पास अतिक्रमण हटाने के बाद काम कराने के लिए बजट भी नहीं है, लेकिन विभाग राजनीतिक दबाव में गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहा है। हम लोगों ने सबने रिक्वेस्ट की, हमने पीडब्ल्यूडी से विभाग पूछा क्या आप ये रोड तोड़ रहे हो, आपके पास इसमें कोई काम करने के लिए पैसे हैं? बोले नहीं है। अच्छा, जो कह रहे हैं कि रोड बस अड्डे का आप उद्घाटन कराएंगे, उद्घाटन किस बात का करेंगे? आपका काम तो पूरा हुआ नहीं, आपकी छत पड़ी नहीं है, आपने बनाया है इसकी पूरी छत नहीं। लोगों ने, सारे लोगों ने एक प्रशासन से विनती करी थी जिसको कहा गया कि हमें दीपावली तक मोहलत दिया है, आप यहाँ से आपका हटा दें, थोड़ा बिछा दी गई। आपका रोडवेज बस अड्डा तैयार नहीं है, आपको इतनी जल्दी किस बात की? कोरोना से अभी पूरा शहर भी, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भी, व्यापारी बेचारा बिल्कुल बोल चुका है, उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है। आपने उनको इतना टाइम नहीं दिया कि वो अपना दीपावली का त्यौहार मनाने के बाद वो कह रहे थे खुद हटा लेंगे। हमारा इस बात में विरोध है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, मनमानी प्रशासन जो कर रहा है जनता के खिलाफ जुल्म की बात, बहुत बड़े जुल्म कर रहा है। और सितारगंज नगर के मीना बाजार में हो रहे अतिक्रमण अभियान पर नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने कहा कि मीना बाजार में कोई भी अतिक्रमण नहीं है। 20 या 30 साल पहले राजस्व विभाग द्वारा ही व्यापारियों को बसाया गया था, जिन्होंने कच्चे पक्के अपने मकान या दुकान बनाए, उनको आज रोडवेज बस अड्डे के रास्ते के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। पालिका अध्यक्ष ने कहा व्यापारियों को राजनीतिक दबाव में उजाड़ा जा रहा है। मैं बिल्कुल एक बात बिल्कुल कम शब्दों में बता दूं आपको कि एसडीएम महोदय का एक जो है कि हमारे यहाँ पत्र 15/10/2020 को आया था, जिसमें उनके द्वारा हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय को ये इंगित किया गया था कि जो है यहाँ पर एक बस अड्डा बनने वाला तैयार हो गया है और उसके तहत जो उसके आगे कुछ खोखे फड़ वाले बैठे हैं उनको उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उनको हटाए जाने के संबंध में हमारे ईओ महोदय को एक लेटर आया था उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, जिसमें जब मेरे को उसकी जानकारी मिली तो ये देखिए मैंने एक
पत्र अपने ईओ महोदय को लिखा था और उसमें मैंने साफ साफ ये कहा था कि चूंकि वो जमीन का स्वामित्व जो है कि नगर पालिका परिषद का नहीं है, इसलिए उसको नगर पालिका परिषद वो अतिक्रमण को हटाने में अपनी भूमिका नहीं निभाएगी। उस पत्र का ही हवाला खोलते हुए हमारी ईओ महोदय ने जो है कि उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई जो हमारी नगर पालिका बोर्ड है उसकी अनुमति के बिना, नगर पालिका की बोर्ड की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का सहयोग हम किसी अन्य विभाग को अतिक्रमण हटाने या किसी अन्य कार्य में नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। उस लेटर को, वो लेटर उप जिलाधिकारी महोदय के था, लेकिन आज वो लेटर जो है कि जनता के हाथ में है, जिससे आप ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उप जिलाधिकारी महोदय सरकार के लिए काम कर रही है या किसी जनता के प्रतिनिधि के लिए काम कर रही है, क्योंकि उनके यहाँ का लेटर अगर जनता के हाथ में पहुंच रहा है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि राज्य सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति विभाग के लिए समाज कल्याण की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं को बंद किया जा रहा है। समाज कल्याण की ओर से वृद्धा, दिव्यांग और पेंशन योजनाओं को बंद किया गया है, जिससे परेशानियां पेंशनधारियों को ज्यादा होने लगी हैं। जनता पार्टी चाहे उत्तराखंड में हो या उत्तर प्रदेश में हो, उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है ये आपके सामने कोई छुपा हुआ नहीं है। हाथरस कांड आपने देखा होगा कि बच्ची को रेप करने के बाद उसको रात को जलाया जाना और उसके बाद उसके माता पिता को प्रताड़ित करना और भी बहुत सारी घटनाएं यूपी में हुई और यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं जिसको दबाया जाता है हमेशा। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी रिपोर्ट अब FIR तक भी नहीं होने देते, उनको डरा धमका के अनुसूचित जाति के लोगों को बाहर कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति की जितनी भी योजनाएं थी समाज कल्याण विभाग से चलाई जाती हैं, आपने देखा होगा, वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन, इसके अलावा छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर न मिलना, और जो बच्ची हुआ करती थी हमारी पैदा छोटी बच्ची, तो हम उनको 15,000 की FD दिया करते थे और वो बड़ी होकर 50,000 की FD हो जाती, जब वो 18 वर्ष की होती थी, वो उन्होंने बंद कर दिया गया है। कन्याधन योजना के अंतर्गत हम लोग 50,000 देते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया गया है। किसी महिला का पति अगर गुजर जाता था तो हम तत्काल 20,000 और 50,000 रुपये की राशि दिया करते थे, उन्होंने उसको भी बंद कर दिया गया है। और उत्तराखंड युवा कांग्रेस की तरफ से पूछता है उत्तराखंड नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य के तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इसी के तहत युवा कांग्रेस की तरफ से 4 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदेश की सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस देहरादून के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने बताया कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों की समस्याओं समेत कई मुद्दों को लेकर 4 नवंबर को ऋषिकेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से पूरे प्रदेश में अव्यवस्थाओं का माहौल एक खड़ा हो चुका है। सरकार द्वारा तो हमेशा कहा गया है कि जो सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन आज की जो हमारे प्रदेश की स्थिति ये हो चुकी है कि प्रदेश में कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं किया गया। इसी के देखते हुए युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा एक पूछता है उत्तराखंड करके एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न मुद्दे हैं, जिसमें जो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर है। जिस प्रकार से प्रदेश में प्रचंड बेरोजगारी फैल चुकी है, सरकार द्वारा बार बार युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। सरकार कोई नई भर्तियाँ नहीं निकाल रही है। स्वरोजगार की जो सरकार बड़े वादे करती है कि स्वरोजगार की योजनाएं निकाल रही है, लेकिन धरती पे जब आते हैं तो तब कोई योजनाएं नजर नहीं आती और जो युवा हैं युवाओं को बार बार ठगने का काम किया जा रहा है। और सरकार के कहे अनुसार प्रदेश जीरो, हमारे त्रिवेंद्र तो उनका बार बार ये कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी है, इसीलिए शायद अब वो विधायकों, मंत्रियों, मेयरों, बच्चों को नौकरियों पे लगा रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जो असल स्थिति है वो अगर हम धरल पे देखेंगे तो एक भी युवा के पास रोजगार नहीं है, हर दूसरा युवा यहाँ पर बेरोजगार हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार की तरफ से स्कूल खोले जाने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है, शिक्षा से महत्वपूर्ण जीवन है। राज्य सरकार सिर्फ केंद्र की गाइडलाइन पर चल रही है। छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, बावजूद इसके सरकार स्कूल खोलने का आदेश दे रही है।
जो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए थी, उस जिम्मेदारी को सरकार ने अभिभावकों के कंधे पर डालने का काम किया। कोरोना के इस काल में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगाना कदापि जो है उचित नहीं समझता है, और इसीलिए जो है अभिभावक लगातार कहते रहे हैं इस बात को कि भाई अभी स्कूल ना खोले जाए। अब सरकार आमादा है, केंद्र से जो दिशा निर्देश आते हैं त्रिवेंद्र जी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते नहीं है और अधिकारी एज इट इज उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो ये हालत है, स्थिति है, और हम तो कहना चाहते हैं ईश्वर त्रिवेंद्र रावत को सद्बुद्धि दे, क्योंकि कोई भी अभिभावक जो है ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को कुछ हो। वो पढ़ाई का एक साल तो बियर कर लेगा, लेकिन बच्चे की जिंदगी जो है दांव पर नहीं लगाएगा। तो तब भी अगर समझ में नहीं आ रहा सरकार के, और ऊपर से सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है, कह रहे बच्चे की जिम्मेदारी अभिभावक ले, कैसे ले अभिभावक? अभिभावक तो अपने घर से जब भेजेगा तब तो जिम्मेदारी ले सकता है। स्कूल में क्या प्रबंधन है, क्या सरकार ने व्यवस्थाएं की है, और अगर वहाँ पर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी अभिभावक की होगी। क्या अभिभावक अपने बच्चे के साथ कक्षा में बैठेगा? क्या अभिभावक वहाँ जाकर के देखेगा कि बच्चे ने मास्क पहना कि नहीं पहना है? क्या बच्चे ने सोशल डिस्टेंसिंग रखी या नहीं रखी? क्या आपने हाथ सैनिटाइजर से धोने का काम किया है नहीं किया? और रुड़की के सिविल अस्पताल में बने जन औषधि केंद्र पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापा मारा और केंद्र में बड़े पैमाने पर खामियां मिली। दरअसल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को पिछले लंबे समय से सिविल अस्पताल के जन औषधि केंद्र में निजी कंपनियों की दवाएं रखने और दवाओं के रेट लिस्ट ना होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यहां छापेमारी की गई और यहां पे कई खामियां नजर आई। नियमों का उल्लंघन किया है। सर्वप्रथम तो इनके यहाँ प्राइवेट मेडिसिन काफ़ी भारी मात्रा में है उपलब्ध, और जन औषधि की जो स्केड्यूल्ड मेडिसिन हैं वो नहीं है। जन औषधि की जो मेडिसिन होती है उसमें एक हॉलमार्क होता है, तो वो हॉलमार्क से क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सी प्राइवेट और कौन सी जन औषधि की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं। तो अभी इस स्टोर में काफ़ी सारी प्राइवेट मेडिसिन पाई गई। साथ ही साथ जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सिविल अस्पताल की तरफ से जन औषधि केंद्र को संचालित करने का, उनके द्वारा इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। इसको फर्दर सप्लाइड भी किया गया है। इनके पास प्रॉपर रेट लिस्ट और लिस्टिंग भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं और उनका क्या दाम है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर नदारत हैं, तो इसी संबंध में कार्रवाई आ चाहिए। हरिद्वार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी का जो झगड़ा है वो अब बढ़ता जा रहा है। आज दोनों पति पत्नी के संबंध इतने बिगड़े कि कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी उनके घर पहुंचकर हंगामा करने लगी और अपने पति पुरुषोत्तम शर्मा पर नाबालिग लड़की को घर में रखने, अपने साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में सपना ने, जो उनकी पत्नी है, पुलिस को लिखित तहरीर दी है। पुलिस दोनों को समझाने के साथ साथ मामले की जांच कर रही है। और रुड़की के सिविल अस्पताल में बने जन औषधि केंद्र पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापा मारा। आपसे कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहां पे छापेमारी की कार्रवाई की गई और कई कमियां जो थी, खामियां जो थी, वो सामने आई उनके सामने। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई अनियमितताएं यहां पे सामने आई हैं और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पर हम पिछले वर्ष दिसंबर में भी हमने छापेमारी की थी और कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी। उनको चेतावनी देकर के सभी जो ज़रूरी मानक हैं उनके पालन के लिए हिदायत भी दी गई। अभी दोबारा से कोरोना महामारी के दौरान भी और अभी भी हमने देखा है कि किस प्रकार से काफ़ी लोगों का डिपेंडेंसी रहती है। और विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है, जिसे लेकर बीजेपी सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ ही पार्टी की रीति और नीति से भी अवगत करा रही है, ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता मजबूती के साथ आम जनता के बीच जाके पार्टी के बारे में बताएं, सरकार की उपलब्धियां बताएं।
और रुड़की के गाधारोना में गन्ने के खेत से अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई। बताया जा रहा है कि मृतका अपनी बहन के यहां गई थी, जिसके बाद वो 29 अक्टूबर को अपने घर के लिए रवाना हुई, लेकिन घर नहीं पहुंची। काफी तलाश करने के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। तलाश की गई और फिर महिला का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। गन्ने के खेत में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। इस संबंध में उक्त महिला की शिनाख्त उसके सुपुत्र के द्वारा की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि 29 तारीख से उक्त महिला गुम थी। किस परिस्थिति में कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। साथ ही पंचायतनामा की कार्रवाई अमल में लाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सके। कांग्रेस के प्रस्तावित महिला एवं दलित उत्पीड़न दिवस मनाने को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। विकास कार्यों में सकारात्मक राजनीति में उनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया, तो वो अब जाति के नाम पर राजनीति करने लगे हैं। कैंथोला ने कहा, बीजेपी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है और समय समय पर उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देश के महत्वपूर्ण पदों पर भी बिठाया है। देखिए, कांग्रेस कितनी दलित प्रेमी है ये समाज जानता है, इस देश की जनता जानती है। कांग्रेस ने आजादी के बाद से लेकर के अब तक दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और कांग्रेस बताए कि इतने वर्ष उसने शासन किया इस देश के अंदर, 55 वर्ष सीधे कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर राज की है। कितना उसने दलितों के विकास के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किए। आज जब मुद्दे नहीं हैं, आज जब समाज के अंदर और चीजें नहीं हैं, तो कांग्रेस इस प्रकार से चीजों को मुद्दा बना रही, इशू बना रही। तो कांग्रेस पे भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है, बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद की पीड़िता निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी आखिर क्यों चुप हैं, वो कब बोलेंगे। साध्वी प्राची ने कहा कि राहुल और प्रियंका को हाथरस की घटना तो दिखाई देती है, लेकिन हरियाणा की घटना पर वो मौन हो जाते हैं। प्रदेश में कानून बनने से निकिता जैसी बेटियां नहीं रोकी जा सकती मरने से। हिंदुस्तान की संसद में कानून बने और लव जिहादियों के लिए ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल ठुकाई होनी चाहिए ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। कड़े से कड़ा कानून बने और इस पर हम फांसी की मांग करते हैं। लव जिहादियों को फांसी हो। कि पूरी तरह से तो आवाज निकिता की हत्या के बाद पूरे देश के अंदर एक आवाज बनी है और हमें विश्वास है कि मोदी जी कड़ा से कड़ा कानून इस पर जरूर बनाएंगे। लव जिहादियों को फांसी हो, केवल हमारी ये मांग है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।